हेलो दोस्तों, रणवीर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम संविधान को बना चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और उस मुख्य तथ्य चल रहे थे। जैसा कि एक तथ्य मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये वाला 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि बाहर का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। ये कांग्रेस की मांग थी ये, ठीक है। अगला देखिए, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विभाग की तरह है जिसकी दुल्हनी गायब है। संविधान सभा के बारे में कहा था, ठीक है। अब ये बात देखिए, ये क्यों कहा था इसने इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पर मुस्लिम लीग इस संविधान में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उसने अपना अलग संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण थी मुस्लिम लीग, इसलिए कहा था। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से नागरिकता और चुनाव यानी कि निर्वाचन लागू किया गया था, यानी कि सबसे पहले 26 नवंबर को तो यही काम। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको मोस्ट अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान के जो पिता कहे जाते हैं वो किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पंडित नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो यानी कि पंडित नेहरू तो पहले व्यक्ति थे और सबसे अंतिम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मूल संविधान को हिंदी में लेखन का कार्य बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, लेखन का कार्य किया था, यानी कि उन्होंने लिखा था अपनी हैंड राइटिंग। तो जो मतलब एक सुंदर राइटिंग दी थी, वो मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल वाली क्लास में बता चुका हूँ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी राइटिंग में लिखा था। ये तो एक लिखने का काम किया था, यानी कि रफ वर्क किया था। किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ध्यान रखना एक तरीके से, यानी कि हम रफ कॉपी में लिख देते हैं, फिर उसको एक कैलीग्राफी से अच्छी राइटिंग में लिखवाते हैं, ठीक है। ऐसा संबंध है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सोचिए, जब संविधान सभा थी तो संविधान सभा तो बन रही थी, ठीक है। उसमें भी विधायक, यानी कि संविधान सभा के अंदर भी एक भारतीय संसद भी काम करती थी उस टाइम पर। देखिए, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते? देखिए, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको जीवी मावलंकर भी कहते हैं। यानी कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। विधायिका के रूप का मतलब क्या है? जैसे वर्तमान संसद काम करती है ना, ऐसे काम करती थी पहले। और सुबह 11 बजे से 1 PM तक संविधान की सभा होती थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। यानी कि सुबह जो 11 बजे से 1 बजे तक के लिए जो सभा होती थी, वह संविधान की सभा होती थी, ठीक है। और उसके बाद में विधायिका की सभा होती थी, यानी कि संसद, एक तरीके से संसद बैठा करती थी, ठीक है। तथा जब 1 PM से 5 PM तक विधायिका के रूप में सभा होती थी, तो इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। कहने का मतलब यही है कि संविधान सभा ही हमारे लिए विधायिका का काम भी करती थी। यानी कि आधे टाइम पर तो संविधान सभा अपनी संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है, और आधे टाइम पर वही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट दोस्तों करते रहना। देखिए दोस्तों, ये तो हुई पूरे संविधान की बात। संविधान कैसे बना, हमने शुरू से स्टार्टिंग की थी, इतिहास से लेके नया संविधान बनने तक की हमने चर्चा पूरी कर ली है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य पूरे कर लिए हैं। अब हम संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लेके आएंगे प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक डायग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रस्तावना, ठीक है। सबसे पहले हम इसके स्रोत की बात करेंगे।
स्रोत और बेस, यानी कि स्रोत का मतलब क्या, स्रोत यानी कहाँ से निकली थी ये प्रस्तावना, ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, इसके बेस की, यानी कि आधार क्या है, किस आधार पर ये प्रस्तावना बनी थी और इस प्रस्तावना का स्रोत क्या था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले सोर्स के बारे में बताता हूँ। भाई पहले सोर्स बताएंगे फिर हम आधार बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले सोर्स को देखिए, सोर्स यानी कि स्रोत, ठीक है। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो एक तो होता है थॉट यानी कि विचार, ठीक है। दूसरा होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब मैं ये कहूँगा कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का स्रोत यानी कि विचारों के आधार पर इसका स्रोत क्या है, अमेरिका से लिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर कर देता हूँ चीज़ को। मैं तुमसे अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि प्रस्तावना का विचार के आधार पर स्रोत क्या है, ठीक है, तो दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, अमेरिका से लिया गया था, यानी कि अमेरिका ही इसका क्या है, विचारों के आधार पर इसका स्रोत है, ठीक है। अगर यदि मैं ये बोलूँ कि भाषा के आधार पर इसका स्रोत क्या है, यानी कि जो उसकी लिखावट थी, जो इसकी भाषा थी, वो कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है भाई साहब। आया समझ में? अगर नहीं आया दोस्तों समझ में तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसमें आपको बताऊंगा, फिर दोबारा से समझा दूंगा इस चीज़ को। अगर नहीं भी आए बेटा तो एक बार इसको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके बार बार देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा भी, ठीक है। आगे देखिए मैं आप में आधार की बात करूँगा, ठीक है। आधार में देखिए क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपको याद होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। जब संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी 13 दिसंबर, ठीक है, उस टाइम पर जैसे नेहरू जी ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका क्या बना था, आधार बना था, यानी कि नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्तावना, हमने उसी को ही क्या बनाया था, प्रस्तावना का आधार बनाया था। आगे देखिए अगला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। एक प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये प्रश्न आएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है या फिर अमेरिका से। इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि हमने उससे प्रेरित होकर लिया है अमेरिका से। ना कि मैं भाषा के अगर शब्द ऐसा आ जाए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या आंसर दोगे उसमें, ऑस्ट्रेलिया दोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रस्तावना ने कहा, यानी कि एक सीधा सीधा सा मैं आपके लिए ट्रिक है या फिर एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपके लिए। प्रस्तावना में है क्या, आखिरकार इस प्रस्तावना के अंदर क्या चीज़ है, हम उसी को बताएंगे। प्रस्तावना को हम संविधान का आईना भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि संविधान की पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। देखिए प्रस्तावना ने क्या कहा था, हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य बनाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहे हैं हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें SSSR होगा। हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें SSSR होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3S और DR की बात की है। अब मैं देखो ये क्या होता है, 3S और DR क्या है, देखिए फर्स्ट S तो हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए जब हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें क्या होगा, SSSR होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए SSSR का क्या मतलब है, एक तो होगा सोवरन, ठीक है, दूसरे से होगा सोशलिस्ट, तीसरे से होगा सेकुलर, और डी से बनेगा डेमोक्रेटिक, और आर से बनेगा रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों। इनका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सोवरेन का यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलेगा संप्रभु, ठीक है। संप्रभु का यानी कि ऐसा राज्य, भारत ऐसा राज्य बनेगा जिसकी संप्रभुता उसके हाथों में होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी बनेगा, ठीक है। और तीसरा बनेगा ऐसे सेकुलर, क्या बनेगा, सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य बनेगा एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का सीधे सीधे अर्थ यहाँ निकलेगा लोकतंत्रात्मक राज्य बनेगा, ठीक है। और आर से सीधे सीधा अर्थ निकलेगा यहाँ पर रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। जब
हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा राज्य बना देंगे जैसे जो क्या होगा, एक तो धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा राज्य जैसे हम बना देंगे, यानी कि इन पांचों चीज़ें, ये जो पांचों तथ्य भारत के अंदर होंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मिलेगा जस्टिस, न्याय मिलेगा हमको। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन कौन सा न्याय मिलेगा। यहाँ न्याय से सीधा अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी ने खून कर दिया तो उसको उसको सज़ा मिलेगी या ये मिलेगी। यहाँ इससे हमें ये अर्थ नहीं निकालना यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा राज्य ये पांचों चीज़ें अर्जित कर लेगा तो इससे जनता को न्याय मिलेगा। देखो कौन सा न्याय मिलेगा। एक तो मिलेगा सामाजिक, यानी कि सोशलॉजिकली क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और एक मिलेगा आर्थिक, इकोनॉमिकली सबको न्याय मिलेगा। और राजनीति की तरफ से भी क्या मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सामाजिक से मतलब चारों तरफ पूरे भारत के अंदर सामाजिक एकता रहेगी, सामाजिक समरसता रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई छुआछूत इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, गलत चीज़ें नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। ठीक है, आर्थिक ऐसा नहीं है कि अंबानी का बेटा और ज़्यादा अमीर होता चला जाए और गरीब का बेटा गरीब और होता चला जाए, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए बराबर इकोनॉमिकली अपने आर्थिक ग्रोथ करने का सबको अधिकार होगा, सबको बराबर अवसर मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, आर्थिक न्याय कहते हैं। राजनीति राजनीति देखिए, सबके लिए समान अधिकार होंगे, वोट डालने का सबको अधिकार होता है बराबर। सबके वोटों का मूल्य भी सबका बराबर होगा, चाहे वह अंबानी का अंबानी हो या कोई एक गरीब व्यक्ति हो, सब सबका वोट का मूल्य बराबर रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, न्याय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और इससे हमें क्या मिलेगा, यानी कि ट्रिपल SDR से हमें और क्या मिलेगा, हमको मिलेगी लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम खुले सांड की तरह इधर उधर घूमें और अत्याचार करते डोलें। ठीक है, इससे कतई ये अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता का सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, हमको क्या मिलेगी, विचारों की स्वतंत्रता मिलेगी। ऑफ थॉट, यानी कि अपने विचार हम रख सकते हैं। ठीक है, अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी स्वतंत्रता मिलेगी, अभिव्यक्ति की। ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम हमारे मन के अंदर जो भी विचार आए, हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, और फिर किसकी मिलेगी, विश्वास की। ऑफ बिलीफ, ठीक है, हम किसी को विश्वास में ले सकते हैं अपनी बातों से, या हम किसी को विश्वास भी हम दिलवा सकते हैं। ठीक है, अगली स्वतंत्रता कौन सी मिलेगी बेटा, धर्म की। ऑफ फेथ, यानी कि हम धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो भी धर्म है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी धर्म है, जो भी धर्म के नियम कानून है, हम उनको पालन कर सकते हैं। ठीक है, धर्म के अनुसार ये हमें क्या मिलेगी, स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलेगी, उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। ऑफ वर्शिप, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया हुआ समझ में, इतना तो समझ में आया। और देखिए, और क्या मिलेगा इससे हमको, और मिलेगी हमें स्टेटस, यानी कि इक्वलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्वलिटी। अब इक्वलिटी यानी कि क्या कहते हैं, हम समानता कहते हैं। अब समानता भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रतिष्ठा, जिसका सीधे सीधे अर्थ क्या निकलता है, स्टेटस। स्टेटस का मतलब वो नहीं है जो आप व्हाट्सएप पे लगा देते हो, वो नहीं है स्टेटस। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दूसरी चीज़ क्या मिलेगी हमें, अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यानी कि सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को समान अवसर मिलेंगे। अवसर का मतलब सभी को, जैसे कि नौकरियां निकलती हैं, सरकारी भर्तियां जो भी निकलती हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि रिजर्वेशन के अनुसार इस तरीके से वो बांटा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। वो भी आएगा इस टॉपिक के अंदर, हम उसको भी बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, और क्या मिलेगा इसमें, प्रतिष्ठा मिलेगी। ठीक है, सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के लिए ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी और गरीब व्यक्ति के लिए कम प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकार के सामने सब बराबर प्रतिष्ठित आदमी रहते हैं। वो एक अलग बात है कि व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए, और क्या मिलेगा हमें, और हमको क्या मिलेगा, फ्रेटर्निटी मिलेगी, यानी कि बंधुत्व का हमें मिलेगा।
ठीक है। बंधुत्व हमें मिलेगा, यानी कि हमें चारों तरफ कैसा मिलेगा, भाईचारा रहेगा हमारे चारों तरफ। बंधुत्व का मतलब वही रहता है, हम सभी भारत के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, भाई बंधु बन के रहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या मिलेगा हमको, यूनिटी ऑफ एंटीग्रिटी, यानी कि एकता एवं अखंडता। हम भारत को हमेशा एकता के सूत्र में पिरो कर रखेंगे, और क्या हम भारत के लोग कभी खंडित नहीं होंगे, हम सब के सब कैसे बने रहेंगे, अखंडता धारण किए हुए रहेंगे। इस तरीके से हमें ये हमको मिलेगा, किससे मिलेगा, इससे मिलेगा जब भारत इन चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। SSDR। ठीक है दोस्तों, मैं इनको सबको भी डिफाइन करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही क्लास में। क्लास को शेयर करते रहना, कमेंट भी करते रहना, और लाइक शेयर फॉलो भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, राधे राधे।